हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20, समुद्रयान, जेवलिन मिसाइल और जेवनाइल जस्टिस बोर्ड और यूनिसेफ के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हर एग्जाम से संबंधित इसमें प्रश्न उत्तर भी। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, सुनना और जानना। आज हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे बड़ी गहराई से, तो जिसका फायदा आपको हर एग्जाम में होगा। देखिए, यहाँ पर न्यूज प्रकाशित हुई है, जोहान्सबर्ग में G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करेंगे पीएम मोदी। तो देखिए, ये G20 क्या है, इसके बारे में जानेंगे। G20 ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के प्रमुख 20 विकसित देशों का समूह और विकासशील देशों का समूह है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, वित्तीय सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लागू करना है या मजबूत करना है। G20 विश्व की 85% GDP को संभालता है। G20 में 75% वैश्विक व्यापार होता है। लगभग 66% विश्व की जनसंख्या G20 देशों में निवास करती है। इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए, यूरोपीय संघ शामिल हैं। और जो भारत में G20 हुआ था 2023 में, उसको अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया था। तो इस तरह यह 21 देशों का समूह हो गया। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना के कारण है 1997-98 में एशियाई आर्थिक मंदी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। शुरुआत में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक होती थी, लेकिन 2008 के बाद शिखर सम्मेलन जितने भी हुए हैं उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। G20 का उद्देश्य है, इसका प्रमुख लक्ष्य है वैश्विक वित्तीय सहायता, स्थिरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य तकनीक जैसी वैश्विक चुनौतियों पर नीति बनाना है। गरीबी उन्मूलन और विकासशील देशों के सहयोग को बढ़ाना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा देना है। G20 की संरचना, G20 की कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। हर वर्ष एक अध्यक्ष देश बनता है, उसी देश में शिखर सम्मेलन होता है, यानी कि जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। G20 की कार्य प्रणाली 3 ट्रैक पर चलती है, जिसमें शेरपा ट्रैक में नीति समन्वय, विकास, व्यापार, ऊर्जा आदि पर चर्चा की जाती है और उन पर ही फोकस किया जाता है। फाइनेंस ट्रैक में केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के जो भी अधिकारी हैं उनकी बैठक होती है और इससे संबंधित कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। एंगेजमेंट ग्रुप में जैसे B20, C20, W20, Y20 आदि पर चर्चा होती है और इनके कार्यों को आगे बढ़ावा दिया जाता है। भारत और G20 के बारे में बताया गया है। भारत G20 का संस्थापक सदस्य है। 2023 में भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की थी। जो इसकी थीम थी वह यह थी, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत ने इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जलवायु फाइनेंस, ग्लोबल साउथ की आवाज बढ़ाने जैसे मुद्दों को मजबूत किया है। G20 के जो फायदे हैं वे इस प्रकार: आर्थिक स्थिरता में विश्व वित्तीय बैंकों से निपटने में मदद करती है। वैश्विक नीति समन्वय देशों को साझा चुनौतियों पर काम करने का मंच है। विकासशील देशों की आवाज के बारे में भारत जैसे देशों को बड़ा प्लेटफॉर्म है। तकनीकी और डिजिटल सहयोग में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है। G20 से जुड़ी हुई समस्याएं इस प्रकार हैं: सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद, जैसे यूएस, चाइना, रशिया, वेस्ट आदि देशों के बीच में मतभेद होने के कारण कार्य में बाधा आती है। जलवायु फाइनेंस पर सहमति मुश्किल बन पाती है। विकासशील देशों की जरूरतें पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाती, जो भी उनको मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। इसके समाधान में बताया गया है, सदस्य देशों के बीच बेहतर संबंध होने चाहिए। जलवायु फाइनेंस के लिए अधिक धन
इकट्ठा किया जाना चाहिए। तकनीकी सहयोग के लिए साझा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। विकासशील देशों की आवाज को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को शामिल करना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी स्थापना 1999 में हुई। सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 21 है। सचिवालय इसका कोई नहीं है। भारत ने इसकी अध्यक्षता 2023 में की थी। उस समय इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। G20 का जो फोकस है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर G20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। G20 में कितने सदस्य देश हैं? तो यहाँ पर आंसर 21 आएगा। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्थिरता की नीति समन्वय करना। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो कोई नहीं है। जो भी इसका अध्यक्ष होता है वहीं इसका कार्यालय होता है या अध्यक्ष होता है। भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता कब की थी? 2023 G20 की थीम क्या थी? तो वासुदेव कुटुंबकम। G20 में EU क्या दर्शाता है? यूरोपीय संघ को दर्शाता है। G20 में कितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि। G20 का गठन किस संकट के बाद हुआ? एशियाई आर्थिक संकट 1997-98। G20 की सबसे महत्वपूर्ण बैठक क्या कहलाती है? लीडर्स समिट। इंडिया ने किस ग्रुप को मजबूत किया? ग्लोबल साउथ को मजबूत किया है। G20 का आर्थिक हिस्सा दुनिया का GDP का कितना है? तो इसमें आंसर है 85%। G20 की स्थापना किस स्तर पर शुरू हुई थी? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के द्वारा शुरू। G20 में जलवायु मुद्दा किस ट्रैक में आता है? तो ये शेरपा ट्रैक में आता है। G20 की अध्यक्षता कितने वर्ष में बदलती है? हर वर्ष। G20 में डिजिटल इंडिया मॉडल किस देश ने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है भारत। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसने लॉन्च किया? भारत के नेतृत्व में। G20 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? USA। G20 में ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे किस ट्रैक में आते हैं? शेरपा ट्रैक में। G20 में कौन सा समूह महिला सशक्तिकरण पर काम करता है? W20। तो दोस्तों ये थे G20 से संबंधित प्रश्न उत्तर और G20 की जानकारी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताएंगे मत्स्ययान के बारे में। मत्स्ययान क्या है? मत्स्ययान भारत के समुद्रयान का ही एक हिस्सा है या जो समुद्र में अंदर जाकर के खोज करेगा समुद्र के बारे में, वहाँ की जैव विविधता और जो भी हमारे रेयर अर्थ में मटेरियल हैं उनकी खोज करेगा, वह मत्स्ययान है। तो दोस्तों भारत ने अपना पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान तैयार कर लिया है और यह यान 2027 में समुद्र की गहराई में जाएगा। यह स्वदेशी यान है, पूर्ण रूप से भारत द्वारा विकसित किया गया है। मत्स्ययान 30 मीटर प्रति मिनट की गति से समुद्र की गहराई में जाने में सक्षम होगा। तो दोस्तों जान लेते हैं समुद्रयान मिशन की संपूर्ण जानकारी के बारे में और आइए इसका परिचय करते हैं। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव सहित गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है। यह डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है। मिशन का उद्देश्य है गहरे समुद्र में खनिज संपदा का अध्ययन करना, जैव विविधता व पर्यावरण का आकलन करना, तकनीकी क्षमता विकसित करना। इस मिशन में उपयोग होने वाले विशेष मानव सहित वाहन का नाम मत्स्ययान 6000 है। दोस्तों मेरे द्वारा जो जगह जगह हर तरह से हाईलाइट की जा रही हैं, यह प्रश्न और उत्तर दोनों को दर्शाता है। आगे इसके बारे में बातें की जाएंगी। जान लेते हैं मत्स्ययान 6000 के बारे में। मत्स्ययान 6000 क्या है? भारत का पहला 3 सीटर मानव सहित पनडुब्बी वाहन है जो समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। इसरो की तरह समुद्र की गहराई में मानव भेजने की तकनीक तैयार करने का लक्ष्य है। निर्माण संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। मुख्य संरचना में टाइटेनियम ऑलॉय स्पेयर है। ऑक्सीजन सिस्टम में लाइफ सपोर्ट सिस्टम 12 घंटे प्लस इमरजेंसी में 96 घंटे का दिया गया है। डीप ओशियन मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी। कुल बजट लगभग 4077 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य है महासागर में बहुमूल्य धातुओं की खोज करना, गहरे समुद्र में तकनीक विकसित करना, समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना, समुद्री जल से खनिज निकालने की तकनीक विकसित करना, महासागर की जलवायु भूमिका का अध्ययन करना। समुद्रयान मिशन के मुख्य उद्देश्यों में गहरे समुद्र में खनिजों की खोज करना है जिनमें पॉलीमेटलिक नूडल्स हैं।
संसाधन जैसे मैग्नीशियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट आदि का खोज करना है। समुद्री जैव विविधता अध्ययन में समुद्र की तलहटी में जीवों का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है। मिनरल माइनिंग मिशन परीक्षण करना, मानव सहित गहरे समुद्र तकनीक विकसित करना है। वैज्ञानिक रिसर्च में जलवायु अध्ययन और नेविगेशन तकनीक को विकसित करना है। भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। भारत के पास 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर गहरे समुद्र का क्षेत्र है, जिसे यूएन से लाइसेंस मिला हुआ है। गहरे समुद्र में जो पाया जाता है उनमें निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये धातुएं भविष्य की बैटरी, चिप, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस टेक आदि के लिए अत्यंत जरूरी हैं। भारत को ऊर्जा सुरक्षा, खनिज आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। तकनीकी विशेषताओं में इसके बारे में बताया गया है। यह अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक जा सकता है। इसकी जो क्षमता है यात्री प्लस उपकरण साथ ले जाने की है। ऊर्जा स्रोतों में लिथियम बेस्ड बैटरी से इसको संचालित किया जाएगा। इसकी गति लगभग 3 नॉट के बराबर है। सुरक्षा में प्रेशर रेजिस्टेंट स्पेयर लगे हुए हैं। इमरजेंसी में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। कम्युनिकेशन बेओस की भी व्यवस्था है और मल्टीलेयर इंसुलेशन की भी व्यवस्था है। इसके फायदे जो हैं, आर्थिक फायदे, महत्वपूर्ण खनिजों की खुदाई से आर्थिकी मजबूत होगी, क्योंकि जो भी हमें खनिज वहां से मिलेंगे और हम उनको निकाल करके जो भी कुछ बनाएंगे उनको अपने उपयोग में लाएंगे, वो हमें बाहर से परचेज नहीं करेंगे। और जो भी हम अपने यहाँ पर अधिक मात्रा में बनाएंगे अदर कंट्री के लिए हम उनको बेच सकते हैं, जिससे जो पैसा आएगा वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति में काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और रक्षा तकनीक के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन है। वैज्ञानिक व तकनीक बढ़त के बारे में बताया गया है। गहरे समुद्र में रिसर्च में भारत अग्रणी होगा। स्वदेशी तकनीक विकसित होगी। इसके रणनीतिक फायदों में समुद्र नीति में भारत की स्थिति मजबूत होगी। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी समुद्र के में से जो भी हम कुछ निकालते हैं, समुद्र से जो भी प्राप्त करते हैं, उससे जो भी कुछ हमें पैसा मिलता है या हम अपने यहाँ बनाते हैं, वह सब ब्लू इकोनॉमी में आता है। इसकी समस्याएं हैं अत्यधिक दबाव को सहन करना और तापमान को सहन करना, तकनीक का महंगा होना, पर्यावरण खतरे, संचार समस्या आ सकती है, क्योंकि इतनी गहराई में संचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समुद्री जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके समाधान में बताया गया है मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा मानक बनाना, चरणबद्ध तकनीक परीक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना, अत्याधुनिक संचार प्रणाली को अपनाना, समुद्र तल खनन में सस्टेनेबल तकनीक को बनाना। निष्कर्ष में बताया गया समुद्री मिशन भारत को डीप सी एक्सप्लोरेशन की दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल करेगा और भविष्य की खनिज सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया गया है डीप ओशन मिशन को 2021 में तैयार किया गया था। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है NIOT। मानव सहित वाहन मत्स्य 6000 है। क्षमता इसकी 6000 मीटर में गहराई तक जाने की है। इसका उद्देश्य है खनिज की खोज करना, जैव विविधता का खोज करना और तकनीक विकसित करना। वन लाइनर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मत्स्य 6000 की अधिकतम गहराई क्षमता कितनी है, 6000 मीटर। डीप ओशियन मिशन कब शुरू हुआ, 2021 में। मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, NIOT के द्वारा विकसित किया गया। पॉलीमेटलिक नूडल्स में कौन सा धातु अधिक पाया जाता है, तो मैग्नीज इसका आंसर है। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, समुद्री संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत को ISA से कितने क्षेत्र का लाइसेंस मिलता है, आंसर 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, गहरी तकनीक विकसित करना और खनिज खोज को करना है। मत्स्य 6000 में कितने लोग बैठ सकते हैं, आंसर 3 लोग। डीप ओशियन मिशन की कुल लागत कितनी है, 4077 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। यहाँ पर वनडे एग्जाम से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। समुद्रयान मिशन किस प्रकार का मिशन है, मानव सहित गहरे समुद्र मिशन है। मत्स्य 6000 किस धातु से बना है, टाइटेनियम एलॉय। पॉलीमेटलिक नूडल्स कहाँ पाए जाते हैं, सागर की तलहटी में। भारत का डीप सी लाइसेंस किस संस्था से मिला है,
इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा मिला है। डीप ओशियन मिशन का मुख्य लाभ किस क्षेत्र को मिलेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेक्टर को मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी किस देश ने लोकप्रिय किया? स्मॉल आइसलैंड नेशन ने। भारत ने सीबेड माइनिंग किस महासागर में योजना बनाई है? तो मध्य हिंद महासागर में। समुद्र में कम्युनिकेशन क्यों कठिन है? रेडियो वेव्स पानी में कमजोर हो जाने के कारण। डीप ओशियन मिशन में कितने कंपोनेंट्स हैं? आंसर है 6। मत्स्य 6000 का परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका परीक्षण इंडियन ओशियन में हुआ था, जो कि NIOT के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये जानकारी थी समुद्रयान के बारे में, या फिर भारत के पहले समुद्रयान मिशन के बारे में। अब आगे की जानकारी के बारे में आपको बता। जेवलिन मिसाइल के बारे में। अमेरिका से भारत को मिलेंगे एक्सकैलिबर गोले और जेवलिन मिसाइल। जेवलिन मिसाइल अमेरिका के द्वारा एक विकसित की गई मिसाइल है, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो दोस्तों, अमेरिका भारत को जेवलिन मिसाइल देने के लिए तैयार है। तो अब बात कर लेते हैं जेवलिन मिसाइल के बारे में। तो जेवलिन मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट प्रकार की मिसाइल है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है दागो और भूल जाओ। इसे अमेरिका ने विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे उन्नत टैंक विरोधी मिसाइलों में से एक है। यह टैंकों, बंकरों, आर्मर्ड व्हीकल्स और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर सकती है। इसका निर्माण जो करता है लॉकहीड मार्टिन और रायथेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। जेवलिन मिसाइल की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब है एक बार मिसाइल लागने पर यह ऑपरेटर को मिसाइल गाइड नहीं करनी पड़ती है, अपने लक्ष्य पर अपने आप ढूंढ लेती है। इंफ्रारेड सीकर इसमें लगा हुआ है। मिसाइल खुद लक्ष्य की गर्मी पहचान कर उस पर हमला करती है। टॉप अटैक मोड में यह कार्य करती है। टैंक के ऊपर वाले हिस्से पर हमला करती है, जहां उसका आर्मर सबसे कमजोर होता है। डायरेक्ट अटैक मोड में यह कार्य करती है, सीधे सामने से लक्ष्य पर हमला करती है। यह एक पोर्टेबल मिसाइल है, जिसे दो सैनिक कहीं भी आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट लॉन्च टेक्नोलॉजी से यह बनी हुई मिसाइल है, कम जगह में भी दागी जा सकती है। इसकी जो रेंज है 2500 से 4750 मीटर तक है। वारहेड प्रकार में टेंडम हीट वारहेड, एक्सप्लोसिव चार्ज प्लस पेनेट्रेशन चार्ज, यह 2 परत वाले आर्मर को भी भेज सकती है। इसकी जो स्पीड है लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मैक 0.8 मैक ध्वनि की गति से थोड़ी कम है। इसको जो इस्तेमाल करने वाले देश हैं उनमें USA, UK, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे आदि 20 से अधिक देश इसका उपयोग कर रहे हैं। इसे कैसे चलाया जाता है? कमांड लॉन्च यूनिट के साथ लक्ष्य को लॉक किया जाता है। फायर करते ही मिसाइल खुद टारगेट का पीछा करती है। कहाँ प्रयोग किया गया? इसे इराक युद्ध, अफगानिस्तान, सीरिया, रूस, यूक्रेन युद्ध में भी इस मिसाइल को प्रयोग किया गया है। जेवलिन मिसाइल के जो फायदे हैं उनमें सबसे बड़े फायदे हैं फायर एंड फॉरगेट, जिससे कि सैनिक का जोखिम कम होता है। टॉप अटैक क्षमता है इसमें, सबसे सुरक्षित टैंक भी इससे नष्ट हो सकता है। बहुत पोर्टेबल है, जंगल, पहाड़, शहर कहीं भी उपयोग में लाई जा सकती है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। इंफ्रारेड सीकर इसे बेहद सटीक बनाता है। किसी भी मौसम में काम करती है, दिन रात दोनों में उपयोग इसका संभव है। जेवलिन मिसाइल के जो नुकसान है, यह एक बहुत महंगी मिसाइल है। एक मिसाइल की कीमत लगभग 1,78,000 अमेरिकी डॉलर है। इसकी रेंज सिर्फ 4-5 किलोमीटर तक है। CLU भारी और महंगा, सैनिक की मोबिलिटी पर असर डालता है। काउंटर मेजर्स के खिलाफ यह कमजोर है। स्मोक स्क्रीन और हीट डेकी इसे भ्रमित कर सकते हैं। मान लो कहीं पर भी धुआं किया जा सकता है, जिससे भ्रमित हो जाएगी और समझेगी यही मेरा लक्ष्य है और उससे जाकर टकरा जाएगी। तो यह इसके एक नुकसान भी है। इसके क्रूजन नोट्स के बारे में बताया गया है। यह अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल है। तकनीक फायर एंड फॉरगेट है। मोड टॉप अटैक एंड डायरेक्ट अटैक है। निर्माता है लॉकहीड मार्टिन एंड रायथन। वारहेड टेंडम हीट। इसकी जो रेंज है 2.5 से 4.5 किलोमीटर के लगभग है। इसका उपयोग इराक, अफगानिस्तान और यूक्रेन युद्ध में किया जा चुका है। इसके जो प्रकार हैं, शोल्डर आर्मर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे कोई भी सोल्जर
अपने कंधे से दाग सकता है। इस मिसाइल के बारे में वनडे एग्जाम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए गए हैं। चलो उनको देख लेते हैं। जेवलिन मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जेवलिन किस देश ने बनाई? यूएसए। इसे किस कंपनी ने विकसित किया? लॉकहीड मार्टिन और रायसन। जेवलिन किस तकनीक पर आधारित है? फायर एंड फॉरगेट। इसकी रेंज कितनी है? 2500 से 4750 मीटर तक। जेवलिन कौन से मोड में हमला करती है? टॉप अटैक एंड डायरेक्ट अटैक में। जेवलिन का वारहेड किस प्रकार का है? टैंडम हीट। इसकी स्पीड क्या है? लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड। इसे लॉन्च कैसे किया जाता है? CLU कमांड लॉन्च यूनिट से। क्या यह रात में काम करती है? हाँ, IR सीकर के कारण। जेवलिन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? टॉप अटैक क्षमता है। कौन सा युद्ध इस मिसाइल से सबसे प्रसिद्ध हुआ? रसिया यूक्रेन वार। जेवलिन कितने सैनिक उठा सकते हैं? 2। क्या यह हेलीकॉप्टर को मार सकती है? हाँ, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को। क्या जेवलिन का स्थायी लॉन्चर होता है? नहीं, पोर्टेबल। स्मोक स्क्रीन जेवलिन को क्या कर सकते हैं? भ्रमित कर सकते हैं। इसकी कीमत कितनी है? 1,78,000 अमेरिकी डॉलर। क्या यह रिन्यूएबल है? नहीं। क्या भारत जेवलिन का उपयोग करता है? नहीं, भारत अपनी ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित कर रहा है। जेवलिन का सॉफ्ट लॉन्च क्या है? कम धुआं, बैक ब्लास्ट, कंफ्यूज स्पेस से भी संभव है। तो दोस्तों, यह थी जेवलिन मिसाइल की संपूर्ण जानकारी। अब आगे हम बात कर लेते हैं किशोर न्याय बोर्ड के बारे में, जो कि बताया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड क्या है और क्या इसकी समस्या समाधान है। तो देखिए, आज के अखबार में यह डाटा प्रकाशित किया गया था। तो जान लेते हैं किशोर न्याय बोर्ड क्या है। किशोर न्याय बोर्ड एक कानूनी संस्था है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत बनाया गया है। इसका जो कार्य है, 18 वर्ष से कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों का मामला सुनना, बच्चों को सजा नहीं बल्कि सुधार का अवसर देना होता है, उनकी सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास सुरक्षित करना है। JJB क्यों बनाया गया? क्योंकि नाबालिग बच्चों को बड़ी जेलों में रखना गलत है। उनकी मानसिकता, समझ और विकास अलग होते हैं, इसलिए उन्हें सुधार और समाज में वापस लाने पर फोकस किया जाता है। इसलिए JJB जेवलिन जस्टिस बोर्ड को बनाया गया। किशोर न्याय बोर्ड की संरचना के बारे में बताया गया है। JJB में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि अध्यक्ष का कार्य करता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम एक महिला का होना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी किशोर होते हैं उनमें 18 वर्ष के से कम में लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। JJB के मामलों को जो सुनता है उनमें चोरी, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, यौन अपराध, हत्या, साइबर अपराध, नशे से संबंधित अपराध को JJB सुनता है। लेकिन यह सिर्फ 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधों करने वालों के बच्चों के लिए ही है। JJB की प्रमुख शक्तियां जो हैं वह इस प्रकार हैं: बच्चे की उम्र को निर्धारित करना, आरोपी वास्तव में बालिग है या नहीं, केस की सुनवाई करना, मामले की जांच करना और निर्णय लेना है, बच्चे के पुनर्वास की योजना बनाना, बाल सुधार गृह, काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना, गंभीर अपराधों में विशेष प्रक्रिया। हेनियस क्राइम 7 साल तक अपराध में यह तय करता है कि JJB में चलेगा वयस्क कोड में। पुलिस की कार्रवाई पर निगरानी करना, पुलिस बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार न करें उसकी निगरानी भी यह बोर्ड करता है। किशोर न्याय बोर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं: संरक्षण, देखभाल और सुधार, दंड की जगह पुनर्वास, बच्चे की सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, गोपनीयता, नाम फोटो पब्लिक नहीं किया जा सकता। JJB के आदेशों के प्रकार हैं: काउंसलिंग, विद्यालय में प्रवेश, माता पिता की निगरानी, समुदाय सेवा, बाल सुधार गृह, 3 साल तक की पुनर्वास योजना। किशोर न्याय बोर्ड के फायदे भी हैं: बच्चों को अपराध से दूर कर उन्हें सुधारता है, पुनर्वास करके उनकी शिक्षा पर ध्यान देता है, बच्चों की मानसिक और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, अपराध की पुनरावृत्ति घटती है। इसकी समस्याएं भी हैं: कई जगह पर्याप्त स्टाफ नहीं होता है, जिससे कि बच्चों की देखभाल सही से नहीं हो पाती है। सुधार गृहों की खराब स्थिति है, कई राज्यों में JJB का प्रशिक्षण ठीक नहीं है, वहां पर जो स्टाफ है उनको क्या करना है क्या नहीं करना उसका भी उन्हें सही से प्रशिक्षण नहीं है। बच्चों पर पुलिस का अनुचित व्यवहार, पुलिस
कभी कभी बच्चों पर जो वहां पर हैं अनुचित व्यवहार करते हैं, बदतमीजी भी कर देते हैं। इसका जो समाधान है, बोर्ड के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सुधार गृहों में बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए, परिवार और समाज की भूमिका मजबूत करनी चाहिए। वनडे एग्जाम के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। किशोर न्याय बोर्ड किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? जेजे एक्ट 2015 के तहत इसे स्थापित किया गया। जेजेबी के अध्यक्ष कौन होते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 3। किसके मामलों को सुनता है? 18 वर्ष से कम आयु के अपराध के जो बच्चे हैं उनके मामलों को यह सुनता है। जेजेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुधार और पुनर्वास। क्या जेजेबी का उद्देश्य दंड देना है? तो नहीं, इसका उद्देश्य है सुधार करना। जेजेबी में एक महिला सदस्य अनिवार्य है या नहीं? हाँ। जेजेबी किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 18 वर्ष। बच्चों को जेल भेजने की अनुमति है? नहीं। गंभीर अपराध में क्या जेजेबी ट्रायल ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, बेशक कोर्ट में भेज सकता है। जेजेबी की स्थापना किस वर्ष के कानून में है? 2015 के। जेजेबी का मुख्य सिद्धांत क्या है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। जेजेबी कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? शिक्षा, काउंसलिंग, पुनर्वास। क्या जेजेबी में गोपनीयता जरूरी है? हाँ। कौन कौन सदस्य होते हैं? एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2 सोशल वर्कर इसके सदस्य होते हैं। क्या जेजेबी शिक्षा और व्यवस्था कर सकता है? हाँ। सुधार गृह में अधिकतम कितने वर्ष भेज सकते हैं? 3 वर्ष। क्या जेजेबी पुलिस की कार्यवाही पर निगरानी रखता है? हाँ जी। क्या जेजेबी लड़का लड़की सभी के लिए है? हाँ। जेजेबी का प्रधान लक्ष्य क्या है? रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशन और प्रोटेक्शन इसकी प्रधान लक्ष्य हैं। तो दोस्तों, ये थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जानकारी। और आगे हम बात करें, एक खबर प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है भारत गरीबी को आधा करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं यह यूनिसेफ के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें बताया गया है भारत 2030 की समय सीमा से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को हासिल करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। लाखों बच्चे अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने से वंचित हैं। यूनिसेफ ने गुरुवार को यह जानकारी दी। द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आवर शेयर्ड इंपेरेटिव रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20.6 करोड़ बच्चे, जो देश की बाल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, शिक्षा, स्वस्थ आवास, पोषण, स्वच्छ पानी, स्वच्छता सहित 6 आवश्यक सेवाओं में से कम 1/3 पहुंच से वंचित हैं। बाल दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 46 करोड़ बच्चों में से आधे से अधिक बच्चों को अब बुनियादी सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन प्रगति अब भी असमान है। यूनिसेफ ने कहा है भारत ने गरीबी कम करने की दिशा में तरक्की की है, जो 2030 के अंत से पहले एसडीजी 1.2 को पाने की दिशा में आगे बढ़ने का एक मजबूत संकेत है। भारत की प्रमुख योजना जैसे पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, पीएम किसान मध्य भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, आय सहायता और वित्तीय समावेशन जैसी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.8 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से उबर गए। राष्ट्रीय गरीबी दर 29.2% से गिरकर 11.3% हो गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ के बारे में बताते हैं। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र की वह एजेंसी है जो बच्चों और माताओं के स्वस्थ पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। भारत में जो कार्यालय है इसका नई दिल्ली में है। भारत की दृष्टि से यूनिसेफ क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में चर्चा करते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े बच्चों वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 40 करोड़ बच्चे 0 से 18 वर्ष की आयु के रहते हैं। कई राज्य गरीबी, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं।
यूनिसेफ भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, टीकाकरण, आपदा राहत, बच्चों की सुरक्षा और बाल श्रम रोकने में बड़ी भूमिका निभाता है। यूनिसेफ भारत में प्रमुख तौर पर क्या करता है, आइए बात कर लेते हैं। पोषण, यूनिसेफ भारत सरकार के साथ मिलकर पोषण अभियान, ICDS, आंगनवाड़ी, एनीमिया मुक्त भारत में तकनीकी मदद करता है और सहायता देता है। इसका लक्ष्य है कुपोषण, स्टंटिंग और एनीमिया को कम करना। स्वास्थ्य, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ के बारे में यूनिसेफ भारत में टीकाकरण कार्यक्रम, नवजात शिशु की देखभाल, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य, स्तनपान जागरूकता को बढ़ावा देता है। कोविड-19 के समय में यूनिसेफ ने भारत को ऑक्सीजन कंटेनर, PPE किट्स, मेडिकल उपकरण प्रदान किए थे। शिक्षा के बारे में यूनिसेफ भारत में सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ऑनलाइन शिक्षा, दीक्षा पोर्टल, लड़कियों की शिक्षा, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में काम करता है। इसका लक्ष्य है हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, ड्रॉप आउट दर को कम करना। बच्चों की सुरक्षा करना, यूनिसेफ भारत में काम करता है बाल श्रम रोकने के लिए, मानव तस्करी रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, बाल यौन शोषण रोकने के लिए, बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। यह JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट को लागू करने में भी मदद करता है। पानी और स्वच्छता के बारे में बताया गया है। यूनिसेफ भारत को नीति और जागरूकता में सहायता देता है। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय निर्माण, सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने की जागरूकता को बढ़ावा देता है। राहत आपदा में, डिजास्टर रिलीफ में, बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं में यूनिसेफ दवाइयां, पानी, स्वच्छता किट, बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत यूनिसेफ के साथ कैसे काम करता है? भारत सरकार यूनिसेफ मिलकर 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनमें है स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा सुधार, बच्चों की सुरक्षा, वास कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा और किशोर सशक्तिकरण। यूनिसेफ भारत में नीति सलाहकार की तरह काम करता है और सरकार को तकनीकी सहायता देता है। यूनिसेफ के प्रमुख कार्यक्रम जो हैं भारत में, पोषण अभियान को सपोर्ट करना, स्कूल रीओपनिंग गाइडलाइंस को बढ़ावा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सहयोग देना, इम्यूनाइजेशन मिशन को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी को मॉडर्नाइजेशन करना, डिजिटल लर्निंग, यंग वॉरियर कैंपेन पर कार्य करना, चाइल्डलाइन गाइडलाइन 1098 को सपोर्ट करना। यूनिसेफ की उपलब्धियां भारत में पोलियो उन्मूलन में बड़ा योगदान। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हुआ, यूनिसेफ का इसमें बहुत बड़ा रोल था। बाल विवाह में कमी, यूनिसेफ के सहयोग से कई राज्यों में बाल विवाह की दर घट गई है। कुपोषण में भी सुधार हुआ है। पोषण अभियान की तकनीकी सहायता प्रदान करने के कारण कुपोषण में भी सुधार हुआ है। कोविड-19 में सहायता, मेडिकल उपकरण, जागरूकता, डिजिटल शिक्षा में मदद के कारण कोविड-19 में इसने बहुत सहायता की थी। यूनिसेफ के सामने भारत में चुनौतियां भी बहुत हैं, जिनमें कुपोषण, स्टंटिंग और वेस्टिंग, बाल विवाह, बाल श्रम, यौन शोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ड्रॉप आउट दर, ये इसके सामने मुख्य चुनौतियां हैं। इनके समाधान के बारे में बताया गया है। आंगनवाड़ी सुधार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाना, JJ और पॉक्सो कानून को बेहतर बनाना, गरीब राज्यों में पोषण योजनाओं को मजबूत करना है। वनडे एग्जाम के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 1, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर 1946। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ भारत में किस मंत्रालय के साथ काम करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ। यूनिसेफ भारत में किस अभियान को सहयोग करता है? पोषण अभियान को। भारत में यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यूनिसेफ का मुख्य फोकस क्या है? बच्चों और महिलाओं की मदद करना। यूनिसेफ का भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या योगदान है? टीकाकरण, नवजात स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना। भारत में यूनिसेफ किस शिक्षण पोर्टल से जुड़ा? दीक्षा पोर्टल से। यूनिसेफ किस JJ कानून की क्रियान्वयन में मदद करता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की। बाल संरक्षण के लिए यूनिसेफ किस हेल्पलाइन को सपोर्ट करता है? चाइल्डलाइन 1098। वास प्रोग्राम किससे संबंधित है?
पानी, स्वच्छता और हाइजीन से। यूनिसेफ भारत में किस डिजिटल अभियान का हिस्सा है? यंग वॉरियर। यूनिसेफ किस राष्ट्रीय मिशन में पोषण सुधार को सपोर्ट करता है? ICDS। पोषण अभियान किससे संबंधित है? पोषण सुधार। क्या यूनिसेफ भारत में आपदा राहत देता है? हाँ। यूनिसेफ का भारत में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। यूनिसेफ भारत सरकार को क्या प्रदान करता है? तकनीकी सहायता। क्या यूनिसेफ भारत में नीतियां बनाता है? नहीं, सिर्फ सलाह और सहयोग करता है। यूनिसेफ भारत में लड़कियों के किस अभियान से जुड़ा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में यही दिया गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा YouTube चैनल है यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर और यही मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और अपने पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर पे जाकर के आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रत्येक टॉपिक की बहुत ही अच्छी तरह से PDF डालता हूं, जिससे कि आपको फायदा यह होगा, आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने समय में आप नोट्स बनाते हैं उतने समय में आप कई बार इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।